सबसे पहले पाठशाला में कौन कौन सी क्लास? पहली क्लास सीधे आपसे जुड़ी हुई है, रातों रात मालामाल बना रही सीक्रेट करेंसी की क्लास आज लेकर आया हूं। सीक्रेट करेंसी, और उस सीक्रेट करेंसी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। उसकी पूरी एबीसीडी समझाने वाला चैप्टर आज आपके लिए लेकर आया हूं। भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य बताने वाली क्लास है ये। क्या मोदी, पीएम मोदी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे? इसका भी जवाब दूंगा। इसके अलावा दूसरी क्लास जिसमें पीएम मोदी की डेटाक्रेसी वाला चैप्टर, आपने डेमोक्रेसी सुनी होगी, ब्यूरोक्रेसी सुनी होगी, आज आपको पीएम मोदी की डेटाक्रेसी वाला चैप्टर भी बताने वाला हूं। कैसे पीएम जो है वो डेटा निकाल निकाल कर ला रहे हैं जो आपके और हमारे और देश के काम आने वाली है। इसके अलावा पीएम मोदी का वो काम जो देश बदल देगा। फिर मुगल सीरीज में अकबर के सैन्य अभियान वाला चैप्टर भी बताऊंगा आपको। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले इकोनॉमिक्स की क्लास। तो इकोनॉमिक्स की क्लास की जब बात कर रहा हूं तो आज बात क्रिप्टो करेंसी की। सबसे पहले समझिए कि किस चैप्टर को लेकर आपके सामने आया हूं। आपने सुना होगा, शायद बहुत सारे लोगों ने ऐड में देखा होगा, क्योंकि आजकल बड़े बड़े फिल्म स्टार इसका ऐड कर रहे हैं, जिस करेंसी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, आज आपको इसकी पूरी एबीसीडी समझाऊंगा, क्योंकि आज की तारीख में यह एक सीक्रेट करेंसी है, बिल्कुल सीक्रेट करेंसी। कहां है आपको पता नहीं, छू आप सकते नहीं, जेब में आप रख नहीं सकते। तो यह सीक्रेट करेंसी जो है वो कैसे दुनिया में चल रही है और भारत में चल रही है, और इसके बारे में आज आपको क्यों बता रहा हूं, इसको समझने के लिए आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखा है। 10 करोड़ निवेशक हैं क्रिप्टो करेंसी के। यानी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते ना हो, लेकिन 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा उस पैसे में लगा रखा है जो है कहां किसी को पता नहीं। क्रिप्टो करेंसी के निवेशक दुनिया में सबसे ज्यादा कहां हैं? भारत में सबसे ज्यादा निवेशक है, क्योंकि भारत में सबको अमीर बनना है, गरीबी ज्यादा है, सबको मौका मिलता है, रातों रात पैसा डबल ट्रिपल चौपल हो जा रहा है। चौपल मैंने वर्ड बनाया है नहीं, तो ये हो जा रहा है और इसके लिए लोग पैसा लगा रहे हैं। लेकिन सेफ है? पैसा बचेगा? नहीं बचेगा? सरकार बैन कर देगी? क्या होगा? अभी बताऊंगा। भारत के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है, और वहां पर कितने निवेशक है अमेरिका के अंदर? 2 करोड़ करीब 75 लाख। मतलब भारत में कहां 10 करोड़ और अमेरिका में 2.75 करोड़। मतलब भारत से करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा, 7.25 करोड़ लोग कम हैं। भारत में हर छठे शहरी के पास क्रिप्टो करेंसी है। मतलब हर छठे व्यक्ति के पास यह क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। और अब आपको बताता हूं कि भारत में कितना निवेश क्रिप्टो करेंसी में हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए। यह एक अनुमान है कि भारत के लोगों ने 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किसमें किया हुआ है? क्रिप्टो करेंसी में। अब आप सोचिए कितना पैसा लगा हुआ है भारत का इस क्रिप्टो करेंसी में। वो करेंसी जो सीक्रेट है, कहीं है नहीं, दिखती नहीं। अब सवाल यह कि क्या भारत की सरकार 75,000 करोड़ रुपए जो लगे हैं इस पर बैन लगा सकती है? रातों रात लोग पागल हो जाएंगे, उनका घर तबाह हो जाएगा जिन्होंने यह पैसा लगा रखा है। सरकार दुविधा में है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट 641% बढ़ गया है, ऊपर सीधा 641%। ऐसा तो कुछ भी नहीं बढ़ता, एक साल के अंदर 641% बढ़ा है। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की कीमत 220 लाख करोड़ से ज्यादा है, और यह भारत की खुद की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिलहाल कोई नियम नहीं है, इसके इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन लगाया था, लेकिन उसने कहा कि आरबीआई देखे। क्रिप्टो करेंसी को लेकर मोदी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन क्या वो बड़ी तैयारी इतनी बड़ी है कि वो 75,000 करोड़ के निवेश पर बैन लगा दे कि नहीं, इसको बैन कर दिया, लोग कहां जाएंगे, पैसा कहां से निकालेंगे? बैन लगेगा
या ये सिस्टम का हिस्सा बनेगा, इस पर सबकी नजर है। खुद पीएम मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक बैन की बजाय इसको रेगुलराइज करने पर सोच रही है। इसको ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल लाने की तैयारी कर रही है और बिल के जरिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को कानूनी रूप से नियंत्रित करने की तैयारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि पूरी तरह बैन लगाने की योजना नहीं है। सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार वाली तकनीक ब्लॉकचेन को मजबूत करना चाहती है। अभी समझाऊंगा यह ब्लॉकचेन क्या है। सोमवार को संसदीय समिति ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर चर्चा की। बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो यह समिति अभी यह कह रही है कि बैन मत कीजिए, रेगुलराइज कर दीजिए, मतलब कायदे कानून बना दीजिए। लेकिन शीत सत्र में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे अभी किसी को पता नहीं। लेकिन यह भला क्या है क्रिप्टो करेंसी, आज आपको समझना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी चिंतित है। शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता जताई गई थी, उपायों पर भी चर्चा हुई थी। पीएम मोदी इसलिए चिंतित हैं कि कोई क्रिप्टो करेंसी का टेरर फंडिंग का जरिया नहीं बनने देना है। कैसे बन रहा है अभी बताऊंगा। मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया भी बन सकती है, यह भी उनकी चिंता है। क्रिप्टो करेंसी निवेश पर भारी रिटर्न के दावों की सच्चाई पर शक है। युवाओं को लालच देकर बरगलाने की कोशिश हो सकती है, यह भी पीएम मोदी की चिंता है और इसलिए वो कह रहे हैं कि इस पर सोचा जाना चाहिए, क्या करना नहीं करना है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। सोचिए पैसा कहां से कहां आया है, पैसे की जर्नी दिखाता हूं। आपने गाना सुना होगा ना कि कितना बदल गया इंसान। अब मैं अच्छा गाता नहीं हूं, नहीं तो गा के सुना देता, लेकिन आप गुनगुना लीजिए कि कितना बदल गया इंसान वाला गाना। उसमें पैसे का रूप कैसे बदला आपको वो दिखाता हूं। अगर आप उसको यहां बड़ी स्क्रीन पर डालेंगे जरा, उस पैसे के, अच्छा है ही नहीं। उसमें सबसे पहले क्या होता था, सामान के बदले सामान लिया जाता था। मतलब आपने कहा कि मैंने गेहूं उगाया है, आपने कहा मेरे पास जो है वो दूध है, आपने सामान के बदले सामान। पैसे की जर्नी देखिए, पैसे का सफर। ये पुराना हिसाब क्या था, सामान के बदले सामान। तुमने गेहूं उगाया, मैंने चावल उगाया, तुम मुझे थोड़ा चावल दो, मैं गेहूं देता हूं, सामान के बदले सामान। यही पैसा हो जाता था। फिर आया गोल्ड के बदले सामान, मतलब जिसके पास गोल्ड है उसने गोल्ड दे दिया और बदले में सामान ले लिया। इतना गोल्ड हुआ करता था, सोने की चिड़िया था ना भारत। उसके बाद नोट आए, उसके बाद आई प्लास्टिक मनी, चौथी प्लास्टिक मनी आई, कागज के नोट, उसके बाद प्लास्टिक मनी, उसके बाद आई इलेक्ट्रॉनिक मनी। और इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या थी, जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, वो प्लास्टिक मनी था। इलेक्ट्रॉनिक मनी जिसमें आप जो है वो मोबाइल के जरिए पेमेंट कर दिया, बोला हिसाब होता था। और अब नई चीज आ गई है, क्रिप्टो करेंसी। इसमें भी पैसा दिखता नहीं है, आपकी जेब में होता नहीं है, सब कंप्यूटर पर होता है। अब आप कहेंगे ये क्रिप्टो करेंसी प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी से अलग कैसे है, अभी बताता हूं। सबसे पहले आसान भाषा में समझिए कि जिस क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कर रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको समझना तो पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी दो शब्द से मिलकर बना है। एक शब्द है क्रिप्टो। इस क्रिप्टो शब्द का मतलब होता है छिपा हुआ। यह हो गया आपका क्रिप्टो। और करेंसी का मतलब अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया पैसे के पीछे पागल है। करेंसी सबको पता है, यानी रुपया पैसा। जो करेंसी है किसी भी देश की अलग अलग हो सकती है, यह रुपया पैसा। मतलब जो छिपा हुआ रुपया पैसा है वही मिलकर बन जाता है क्रिप्टो करेंसी। यह होता है क्रिप्टो करेंसी का मतलब। डिजिटल कैश, जिसकी वैल्यू तो है पर आप उसे छू नहीं सकते। यह करेंसी का डिजिटल अवतार है, आंकड़ों के रूप में ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटर पर रहता है, किसी के भी जेब में नहीं, उसके दराज में नहीं, उसके बैंक में नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पर है यह पैसा। एक कंप्यूटर से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से चौथे, चौथे से छठे, छठे से आठवें पे जा रहा है। ऐसा पैसा जो सिर्फ कंप्यूटर में है, सिर्फ डेटा में। आपकी जेब में पड़े नोट और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है?
ये हो गया आपका नोट और दूसरी तरफ हो गई क्रिप्टो करेंसी। दोनों का फर्क समझिए। फर्क क्या है? नोट को आप छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कैसे छूइएगा? कंप्यूटर के अंदर हाथ डाल के छूइएगा? नहीं छू सकते, पॉसिबल नहीं है। डिजिटल मनी इस पर क्या है? नोट पर सरकार का, आरबीआई का, बैंक का नियंत्रण है। यह इसकी खासियत है। इस पर नियंत्रण है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई नियंत्रण है ही नहीं, कैंसल। कोई माई बाप नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन लोग पैसा लगा रहे धड़ 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 धड़। ये रहता कहां है? बैंक में रह सकता है, जेब में रहता है, वॉलेट में रहता है, कपड़े के अंदर रहता है, बहुत जगह रहता है, तकिए के नीचे रहता है, कपड़ों के अलमारी में छुपा के रहता है। नोटबंदी हुई थी तो सब छुपा छुपा के निकाले थे ना। ये डिजिटल फॉर्म में रहता है। इसका फॉर्म सिर्फ डिजिटल है, डेटा। इसको छापता कौन है? नोट को सेंट्रल बैंक, आरबीआई जो है वो छापती है। आपको पता है कौन छाप रहा है? क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये कोडेड है, इसको छापने की जरूरत ही नहीं है, कोडिंग कर दिया गया है। नोट दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी की जो जो इस्तेमाल है वो अभी सीमित है। कुछ देशों में रेगुलराइज है, कहीं बहुत जगह नहीं है। फिर लोग पैसा क्यों लगा रहे हैं? अभी बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी को शुरू करने के पीछे का भाव क्या था? अभी क्या होता है, हर देश के पास, एक देश है उसकी अपनी करेंसी है और इस करेंसी पर किसका कंट्रोल है? सरकार का कंट्रोल है। ठीक है। अब भारत के पास क्या है? भारत के पास रुपया है, रुपीज आप लिखते हैं ना, रुपीज। अमेरिका के पास क्या है? डॉलर। डॉलर है। अलग अलग देश के पास अलग अलग है। डॉलर का भाव बढ़ेगा, रुपए का भाव गिर जाएगा। डॉलर गिरेगा, रुपए का भाव बढ़ेगा। इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। यानी आपका नोट, आपके पास जो पैसा है वो स्थिर अस्थिर होने के बावजूद इसका दायरा बड़ा है। लेकिन डिजिटल करेंसी जो लोग लेकर आए, उनको यह लगा कि हम देशों के चक्कर में क्यों फंसे, हम एक ऐसी करेंसी लेकर आते हैं जिस पर किसी देश का कोई रूल ही ना हो, पूरी दुनिया में एक रेट। अब आप रुपया लेकर अमेरिका जाइएगा तो उसकी कीमत कम है, लेकिन डिजिटल करेंसी की कीमत हर जगह एक है। डिजिटल करेंसी है इसलिए इसको लूटना मुश्किल है। भाई कंप्यूटर में कहां से लूटिएगा? या तो आप हैक कर लीजिए, उसमें भी बड़ा सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, मतलब बड़ी दिक्कत है। सामान्य डिजिटल भुगतान से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आप जब कर रहे हैं तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, मतलब दो कंप्यूटर के बीच ही है। इस पर रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं तो निवेश बढ़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि इसमें पैसा लगा दो। करेंसी की वैल्यू घटने जैसे खतरे नहीं है, क्योंकि कहीं किसी देश या सरकार से रेगुलराइज तो हो नहीं रहा। ट्रांजैक्शन के लिए आपको सेवा कर देने की जरूरत नहीं है। आप किसे पैसा दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं, इसकी पूरी निजता है। सामान्य लेन देन की कई तरह की औपचारिकताएं नहीं है। कितना पैसा निकाला नहीं निकाला ना आरबीआई को पता, ना सरकार को पता। क्रिप्टो करेंसी में हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे आपने 10 रुपए किसी को दिए तो वो 10 रुपए आगे कहां कहां जा रहे हैं, सारा ट्रैक रखा जाता है। लेकिन वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास नहीं पहुंच रहा। ये सरकार की चिंता है। आपके लिए भले की बात हो सकती है, या किसी टेररिस्ट के लिए भले की बात हो सकती है कि उसको पता ही नहीं चलेगा पैसा कहां गया। मतलब जैसे एक बार आपको याद होगा, पीएम नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल वेबसाइट है उसका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। उसके लिए जो हैकर्स थे उन्होंने जो फिरौती मांगी वो किस में मांगी थी? क्रिप्टो करेंसी में मांगी थी, ताकि पता ही नहीं चले कि पैसा गया कहां। क्रिप्टो करेंसी कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए मददगार हो सकती है। कैश छपाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, क्रिप्टो इसका विकल्प हो सकता है। मतलब कैश छापना नहीं पड़ेगा आपको। बैंकिंग व्यवस्था पर संकट से करेंसी पर असर पड़ता है, पर क्रिप्टो पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसके अपने नफा नुकसान है। लेकिन इसमें लेन देन कैसे होता है? जो चीज है ही नहीं उसको देंगे कैसे? पहले इसको समझिए, फिर इसके खतरे पर आऊंगा और चीजें समझाऊंगा। अब आप इसको उदाहरण से समझिए। जैसे आपको एक चेक मिला,
आप बैंक में गए, आपने चेक को जमा कर दिया, बैंक का एक कर्मचारी उस चेक को वेरीफाई करता है, उसमें देखता है कि भाई इसमें अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, कि आपको उसने फर्जी ऐसे ही दे दिया कि जाओ ले लो चेक बना लेना। सब ठीक होने पर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं या आपको पैसा निकाल कर दे देता है कि लो नोट जाओ मजे करो। ऐसा ही कुछ क्रिप्टो करेंसी में भी होता है, लेकिन सब डिजिटल होता है। यहां चेक के मिलान जैसी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होती है और उसके पीछे डिजिटल कंप्यूटर कोड होता है। अब वो कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, मतलब अगर इसको समझना है तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा। आपसे मैंने कहा कि मैं आपको इतना पैसा भेज रहा हूं, तो क्रिप्टो ए को पैसा भेजना है बी के पास। अब ए जैसे ही पैसा भेजने की बात करेगा, कंप्यूटर उसका एक ब्लॉक बना देगा। मतलब ब्लॉक को समझिए, फाइल बना दी उसने, उस फाइल में लिख दिया कि ए वाला जो है वो इतना पैसा भेजना चाहता है। फिर उसकी एक और फाइल बनाई जिसमें और डेटा हो सकता है कि और क्या भेजना चाहता है। फिर एक और फाइल बनाई जिसको और बनाया कि उसमें और क्या डेटा हो सकता है, और इन सबको एक नंबर दे दिया। फाइल बना दी, फाइल पे नाम नहीं लिखेंगे कि शर्मा जी की फाइल है कि मिश्रा जी की फाइल है कि सिन्हा जी की फाइल है, तो फाइल तो इधर से उधर हो जाएगी। तो इसमें एक हैश बना दिया जाता है, हैश। वो हैश जो है इस फाइल का नंबर या यूनिक कोड कह लीजिए, जैसे आपका आधार कार्ड में नंबर होता है और वो यूनिक होता है, उसी तरीके से ये हैश नंबर यूनिक होता है जो सिर्फ इसी फाइल का नंबर होता है। अब मान लीजिए इस पहली फाइल को नंबर दिया गया 00112, तो अगली जो फाइल है उसमें ये हैश नंबर कनेक्टेड रहेगा। इसका थोड़ा सा ले लेंगे 112345, और अगली फाइल का नंबर चूंकि इससे कनेक्टेड है तो उसमें होगा 345678। मतलब सारी जो लाइनें हैं वो फाइल जो है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी। तो इसको कहते हैं ब्लॉक और इसको कहते हैं चेन। तो ये पूरी व्यवस्था कहलाती है ब्लॉक चेन, मतलब सब आपस में कनेक्टेड है। फिर इसमें कुछ माइनर्स बैठे रहते हैं। माइनर्स मतलब वो छोटी उम्र वाले नहीं, माइनिंग जो करते हैं, जो खोद के निकालते हैं, वो माइनिंग वाले जो हैं, मतलब समझिए कि उनके क्लर्क बैठे हुए हैं जो चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। अब वो क्या करेंगे माइनिंग वाले कि इसको वेरीफाई करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं, और इसको वेरीफाई करने के बाद इसको बाकी ब्लॉक से जोड़ देंगे और फिर ये जो है वो चला जाएगा बी के पास। और ये सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, कहीं भी कोई पैसा नहीं, कोई नोट नहीं, कोई सिक्का नहीं, सब कंप्यूटर पे हुआ, ऑटोमेटिक हुआ, और इतना कहते हैं कि कंट्रोल्ड तरीके से होता है और इतना सुरक्षित होता है कि इसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज होती है। और ये पूरा जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, शेयर में होता है, डिमांड और सप्लाई का खेल है। अब किसी शेयर की डिमांड बढ़ गई कि सब लोग उसी में पैसा लगा रहे हैं, खरीद लो ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब सब उसमें बेचने लगते हैं, निकालो 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 ये डूबेगा, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। वैसे ही जब क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो कहा जाता है इसकी कीमत बढ़ने लगती है ऊपर, और जब लोग इससे पैसा निकालने लगते हैं तो ये डूब जाती है, मतलब इसका पैसा नीचे जाता है। सेम हिसाब है, जैसे शेयर मार्केट में होता है वैसे ही होता है। तो भारत में चूंकि ये रेगुलराइज नहीं है, अब आप सोचिए कि हम क्रिप्टो करेंसी लेके जाएंगे और कहेंगे कि परचून की दुकान पे जरा 5 किलो चावल दीजिए, वो नहीं होगा। या टीवी खरीदने गए और बोले कि सुनो क्रिप्टो करेंसी ले लो, ये नहीं होगा। लेकिन इसमें निवेश करके आपका पैसा डबल ट्रिपल और जितने पल होते हैं वो सब पल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए लोग पैसा लगा रहे हैं निवेश के तौर पर। भारत में ऐसे कई प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग कंपनियां भी मौजूद हैं। जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे कंपनियां बनी हुई हैं जो ट्रेडिंग कराती हैं। अब आप जाइएगा, बोलिएगा बिटकॉइन दे दो भैया, जरा 5 किलो बिटकॉइन दे दो, ऐसा थोड़ी सब्जी मंडी में थोड़ी बिक रहा है। तो ऐसी ऐसी कंपनियां बनी जो कहती हैं आप मेरे पास आइए, पैसा जमा कीजिए, हम आपको बिटकॉइन देंगे। ये ट्रेडिंग कराती हैं, जैसे शेयर की ट्रेडिंग होती है वैसे ही होती है। तो अगर उनको जैसे डील करनी है तो वो कैसे होता है, वो अभी आपको मैंने बताया कि पूरा नेटवर्क काम करता है, वो सारी चीज जो है वो हो जाती है। अब ये निवेश हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात जहां मामला आकर फंसता है
और वो मामला कहां फंसता है? क्रिप्टो करेंसी की कमियां क्या हैं? जो इसकी खूबियां हैं वही इसकी कमियां हैं। यह ऑनलाइन करेंसी है, यानी पहला हैकिंग का खतरा है। अब आप कहेंगे अभी तो मैं कह रहा था कि हैकिंग करना मुश्किल है, तो मैं भी तो बोलूंगा कि बोला था मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं बोला था ना। डॉन को भी पकड़ना मुश्किल था, नामुमकिन तो नहीं था ना भाई। नहीं, डॉन को तो पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। यहां थोड़ा उल्टा है, इसको हैक करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब आप सोचिए, पैसा लगा दिया आपने, कंप्यूटर में है, आप सोच रहे हैं किसी ने हैक कर लिया, किससे मांगने जाइएगा? यहां जो आपके पास नोट होता है उसमें क्या लिखा होता है? आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, मैं वचन देता हूं 100 रुपए देने का। तो आप कॉलर पकड़ सकते हैं कि मेरा 100 रुपए दो भाई। यहां किसका कॉलर पकड़िएगा अगर हैकिंग हो गई तो आपका पैसा जो है वो डबल ट्रिपल बढ़ तो रहा है, लेकिन कितना सुरक्षित है इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है किसी तरीके का, किसी का कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि ये वित्तीय सिस्टम से बाहर है, बैंक प्रणाली का कंट्रोल नहीं है, सरकारों का कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए सरकारें इसको गैरकानूनी भी मानती हैं। तो जब किसी का कंट्रोल ही नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है, तो सवाल किससे पूछिएगा कि कहां गया मेरा पैसा? ये किससे पूछिएगा? खतरा बहुत बड़ा है। अच्छा, तकनीकी जानकारी चाहिए। अभी आप देश भर में बात कीजिए, लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। बहुत लोगों को नहीं पता। 10 करोड़ लोग कह रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन बाकी 120 करोड़ कहां हैं? और ऊपर के तबके में भी आप देखिएगा, जो अमीर लोग हैं उनमें भी बहुत लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता है। तो जब पता ही नहीं है तो इसके बारे में कैसे डील कीजिएगा? चौथा जो आपको बता रहा था, रिस्क फैक्टर बड़ा है। अब आप कहेंगे, वो एक सीरीज आई थी, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क तो है भैया, लेकिन जब रिस्क में पैसा लगा हो घर का सारा, और किसी दिन ये सिस्टम बंद हो जाए, ठप पड़ जाए, तब, और कभी वैल्यू आसमान छूती है, कभी भारी गिरावट भी आ जाती है, तब क्या कीजिएगा? सीमित उपयोग है। कहीं आप भारत में इससे कोई चीज खरीद तो सकते नहीं, आप निवेश कर सकते हैं, पैसा बढ़ा तो निकाल ले सकते हैं। दूसरी एक और दिक्कत है, आपराधिक गतिविधि जो है, आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल, जैसे टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियार खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है भाई। नरेंद्र मोदी ऐसे ही परेशान नहीं है, आपको ट्रांजैक्शन पता ही नहीं चलेगा। इनको पता है कहां से कहां पैसा गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई माई बाप नहीं है। नुकसान हुआ तो भरपाई का कोई सिस्टम नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है कि भरपाई का सिस्टम है ही नहीं। एक दूसरे का फोन लगा के पूछे, तुम्हारा भी डूब गया? ओ आओ, दोनों लोग साथ में बैठते हैं शाम में, और क्या कीजिएगा? उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये इसकी समस्याएं हैं। अच्छा, पर्यावरण पर अलग असर है। इसमें हाई पावर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जिसमें प्रोसेस में काफी एनर्जी लगती है। बिटकॉइन में एक साल में इतनी बिजली इस्तेमाल हो जाती है, जैसे यूक्रेन जैसा देश एक साल में जितना यूज करता है, एक देश जितना यूज करता है, उतना बिटकॉइन कर लेता है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया अजीब है। आपको एक किस्सा सुनाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी का वर्चस्व कैसे बदला है। आज एक बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन भी एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, एक बिटकॉइन जो है उसकी आज की कीमत कितनी है? एक बिटकॉइन की 45 लाख रुपया। मतलब अगर आप सोने का सिक्का रखते हैं घर में, तो वो भी इसके सामने जो है जी हजूरी करेगा। बिटकॉइन वाले भैया, आपके सामने मैं भी कुछ नहीं। तो एक बिटकॉइन की कीमत है 45 लाख रुपया। लेकिन 11 साल पहले एक बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? 22 पैसे।
मात्र 22 पैसे के एक बिटकॉइन से 11 साल में यह 45 लाख रुपए तक पहुंचा है। मई 2010 में फ्लोरिडा के लेज़लो हेनिस नाम के एक शख्स ने क्या किया, 2 पिज्जा मंगाए और पिज्जा के बदले उसने 10,000 बिटकॉइन अदा किए। 22 पैसे का था तो उस हिसाब से उसने पेमेंट कर दिया। अब आप सोचिए, उस बिटकॉइन का पहला कमर्शियल ट्रांजैक्शन था ये। आज के हिसाब से अब उस 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज्जा की कीमत निकालिएगा तो वो 2 पिज्जा की कीमत 10,000 इंटू 45 लाख हो जाएगा। इतना भारी पिज्जा खा लेने के बाद आदमी तो सीधा तर जाएगा कि अब तो कुछ और नहीं कर सकते, नित्य क्रिया भी नहीं कर सकते भाई, इतना पैसे का खा लिया है। यह हालत हो जाएगी। अब आप सोचिए, 11 साल पहले जिसकी कीमत 22 पैसे थी वो आज 45 लाख रुपए का हो गया है। क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी का मुख्य कारण इसके रिटर्न है। आपको बताता हूं कि किस क्रिप्टो करेंसी ने कितना रिटर्न दिया। इसका मतलब नहीं कि उसमें पैसा लगा दीजिएगा, यह समझाने के लिए बता रहा हूं। पैसा लगाना है नहीं लगाना है अपना सोच समझ के लगाइएगा, मेरे पर मत फोड़िएगा। अब एक है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन यह भी एक तरीके की डोज कॉइन। इसमें 1 साल में रिटर्न कितना है? 1 साल का रिटर्न मतलब अगर आपने 1 रुपया लगाया तो वो कितना हो जाएगा आपको पता है? 10,000 रुपए। 10,000 गुना रिटर्न है 1 साल के अंदर। 10,000 गुना। सोचिए, किसी ने 1 लाख लगाया और चल पड़ा मामला। उसके बाद है बिटकॉइन। इसका तो आपने नाम सुना ही होगा। क्रिप्टो करेंसी लोग कम जानते हैं, बिटकॉइन का नाम ज्यादा सुनते हैं। इसका 1 साल में रिटर्न जो है 360 गुना। इथीरियम ये एक और क्रिप्टो करेंसी है। इथीरियम का 1 साल का रिटर्न कितना है? 1 साल में 1023 गुना। 1023 गुना। 1 रुपया लगाइए, 1023 रुपया लेके जाइए। एक है रियल। कहानी पूरी अनरियल लगती है कि इतना रिटर्न आ सकता है, लेकिन इसमें 1 साल में 361 गुना। इतना इतना पैसा बढ़ रहा है। 75,000 करोड़ ऐसे ही नहीं लगे हैं भाई। एक लिट कॉइन है, उसमें 1 साल में 299 गुना है। स्टेलर में 1 साल में 384 गुना है। पोल्का डॉट में 1 साल में 119 गुना है। ये तो कुछ क्रिप्टो करेंसी बता रहा हूं। बिटकॉइन, डॉज कॉइन जैसे 4,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। 4,000 से ज्यादा। और लोग पैसा लगा रहे हैं धड़ाधड़। पैसा बढ़ भी रहा है, लेकिन सुरक्षित कितना है, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिप्टो करेंसी को बैन करना आसान नहीं है आज की तारीख में, इसलिए दुनिया भर की सरकारें इसे नियंत्रित करना चाहती हैं। शुरुआत में भारत में भी इसे बैन करने की बात उठी थी। साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर रोक लगा दी। बैंक और अन्य संस्थाओं को क्रिप्टो संबंधी सेवाओं पर बैन लगाने के लिए कह दिया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर की गई। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर पर रोक लगा दी। इसी के साथ भारत में क्रिप्टो करेंसी की नई राह खुली। अब सरकार क्या करेगी, इस पर सबकी नजर है। शीत सत्र में क्या होगा, यह किसी को नहीं पता। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से कैसे लोग जुड़ रहे हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एप्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल पर ऐप है। आप ऐड देखे होंगे, अभी वर्ल्ड कप चल रहा था T20 का। बड़े बड़े फिल्म स्टार आकर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना है और इसमें कोई समझने की बात नहीं है। लगाओ ना पैसा, बोल रहे हैं। उनका थोड़ी जाना है, जब जिस दिन जाएगा लगवा रहे हैं। क्योंकि उनको जो पैसा आना है वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं आया होगा, वो आ गया होगा नोट में। खैर, वो अलग मसला है। एप्स पर क्रिप्टो करेंसी के दाम होते हैं। क्रिप्टो करेंसी को बेचना या खरीदना आप इस एप्स के जरिए कर सकते हैं। अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। सभी ऐप भारतीय करेंसी में ट्रेडिंग करती हैं, यानी भारतीय करेंसी में उनको पैसा दीजिए, क्रिप्टो करेंसी आपको मिल जाएगी। उसको रखे रहिए, जब लगेगा कि बढ़ रहा है उसको बेचिए, पैसा भारतीय का नोट में लीजिए, निकल लीजिए। क्रिप्टो करेंसी में निवेश लगातार बढ़ रहा है। इसकी लोकप्रियता खासतौर पर युवाओं में बढ़ी है। इंस्टेंट कॉफी का जमाना है। इंस्टेंट जो है जिंदगी जी रहे हैं, तो उनको
पैसा भी इंस्टेंट चाहिए, तुरंत लगाया, तुरंत निवेश किया, तुरंत पैसा आया। इसलिए युवा इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ऑनलाइन ऐप के जरिए निवेश हो रहा है। एक साल में रिटर्न 10,000 गुना तक है, जो अभी मैं आपको बता रहा था। अब जैसे एक ऐप है वजीर एक्स, उसमें 1 करोड़ लोगों ने निवेश कर रखा है। कॉइन डीसीएक्स के 60 लाख निवेशक हैं। जेप पे एक ऐप है, उस पे 50 लाख है। अब आप इस आंकड़े को देखिए कि क्रिप्टो करेंसी के जो निवेशक है, 85% निवेशक जो क्रिप्टो करेंसी के भारत में हैं, वो 85% निवेशक जो है वो 40 साल से कम उम्र के हैं। ये वो लोग हैं जिनको जिंदगी में जल्दी पैसा कमाना है, दुनिया घूमनी है और फिर निकल जाना है। लेकिन इसीलिए वो रिस्क है तो इश्क वाला काम कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की जो चिंताएं हैं वो काफी हद तक सही भी हैं। पिछले कुछ समय से क्रिप्टो करेंसी के जरिए घोटाले की भी खबरें आई हैं, ये ध्यान रखिए। ग्वालियर में नवंबर 2021 में 3 लोगों के खिलाफ केस हुआ। क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा दिया, 17 लोगों से 2 करोड़ रुपए ठग लिए। 2 करोड़ की ठगी ये हो गई भोपाल में। ये भोपाल की घटना है। फिर केरल में नवंबर 2021 की घटना है, इसी महीने की। 4 युवक गिरफ्तार हुए। 100 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी का धोखाधड़ी का मामला। 100 करोड़ की धोखाधड़ी। सोचिए कितने लोगों का पैसा इन्होंने ले लिया होगा। लाओ ना, मैं दिलाता हूं। यह हुआ केरल के अंदर। सरकार ऐसे ही कम चिंतित नहीं हो रही है। तेलंगाना में नवंबर 2021 इसी महीने 3 लोग गिरफ्तार हुए। 50 लाख रुपए बरामद हुए क्रिप्टो करेंसी से धोखे का मामला। पुणे में जून 2018 का मामला आपको बता रहा हूं। क्रिप्टो करेंसी में माइनर अरेस्ट हुए। अमित भारद्वाज खुद माइनिंग करता था। माइनिंग वही अभी बताया था ना, जो सब डेटा निकालकर चेक करता है। पूरा रैकेट चला रहा था। गाजियाबाद में जुलाई 2018 में क्रिप्टो करेंसी में निवेश हुआ। 50 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। 2 लोग गिरफ्तार हुए। ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? लोग क्यों क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए बेचैन हैं? इसका कारण है इसमें मिलने वाला भारी भरकम रिटर्न। इसी लालच का फायदा उठाकर कुछ लोग ठगी का काम शुरू कर देते हैं। तो इस बात को समझिए, क्रिप्टो करेंसी कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसकी जर्नी क्या है, कैसे क्रिप्टो करेंसी ने 22 पैसे से 45 लाख तक का सफर पूरा किया, यह आपको कल बताऊंगा। अरे लंबा चैप्टर है बॉस, एक दिन में नहीं होगा। तो क्रिप्टो करेंसी का यह पहला चैप्टर आपको पढ़ाया है, आपको यह समझाया है कि जल्दी के चक्कर में फंस मत जाइएगा, क्योंकि पैसा जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से आबरा का डाबरा का छू भी हो जाता है। तो इसका अगला चैप्टर लेकर कल आऊंगा पाठशाला में। आज आपको बताता हूं, इकोनॉमिक्स की एक दूसरी क्लास में लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं पीएम नरेंद्र मोदी कैसे देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं डेटानॉमिक्स के जरिए। क्रिप्टो करेंसी के बाद आपको बताता हूं ऑडिट के बारे में। ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज का लेखा जोखा निकालना। ऑडिट में बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और डेटा को लेकर पीएम मोदी बहुत ज्यादा गंभीर हैं। पीएम मोदी देश में लगभग हर फील्ड का डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको ऑडिट दिवस के बारे में बताते हैं। सीएजी मुख्यालय में ऑडिट दिवस मनाया गया, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को। ये सीएजी कैग की रिपोर्ट आती है ना, बड़े बड़े घोटाले उसमें निकलते हैं। उसी सीएजी के ऑफिस में ऑडिट दिवस मनाया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर क्या कहा, पहले आपको ये सुनाते हैं, फिर आगे की बात बताते हैं। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। और कभी कभी तो ये भी हो जाता था कि बाबू लोग ऐसे हैं, ऐसा ही देते हैं।
बाबुओं को लगता था सीएजी वाले ऐसे ही हैं कि हर चीज में उनको नुस्ख ही नजर आता है। हर एक की अपनी अपनी बात थी। लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार के कामकाज का आकलन करते समय सीएजी के पास आउटसाइडर व्यू पॉइंट का एडवांटेज होता है। आप जो कुछ हमें बताते हैं उससे हम सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स करते हैं, उसे हम अपने लिए एक सहयोग के तौर पर देखते हैं। इसी ऑडिट दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डेटा ही सूचना है और आने वाले समय में हमारा इतिहास भी डेटा के जरिए देखा और समझा जाएगा। कहानियों के जरिए ही इतिहास लिखा जाता था, लेकिन आज 21वीं सदी में डेटा ही इंफॉर्मेशन है और आने वाले समय में हमारी हिस्ट्री भी डेटा के जरिए देखी और समझी जाएगी। प्रधानमंत्री बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ये उनका विजन है, ये उनकी सोच है जो दिख रहा है। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे पीएम मोदी का विजन है और हर विभाग का वो डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं। ये डेटा योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा। आपको पीएम मोदी के डेटा मैन वाले अवतार के बारे में बताता हूं। पीएम मोदी देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं। इन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर करवाया जा रहा है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब असंगठित क्षेत्र के मजदूर कितने हैं आपको यह देखना चाहिए। डेटा मैन मोदी जो हैं, असंगठित क्षेत्र जो है, असंगठित क्षेत्र में कितने मजदूर हैं? करीब 38 करोड़ मजदूर हैं। 38 करोड़ लोग जो हैं वो इस असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और उनमें से कितनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक? रजिस्ट्रेशन कितनों का हुआ है? 7.9 करोड़। 7.9 करोड़ यानी 7 करोड़ 90 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ई श्रम जो पोर्टल आपको बता रहा था, ई श्रम पोर्टल पर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आप सोचिए कितने कमाल की बात है कि इस देश में 38 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। किसी को नहीं लगा कि इनका डेटा होना चाहिए। इनको डेटा होगा तो इनको सुविधाएं दी जा सकती हैं। ये अब जाकर हो रहा है और 7 करोड़ लोगों का हो चुका, करीब 8 करोड़ लोगों का। और इसमें महिलाएं कितनी हैं? इसमें महिलाएं जो हैं वो करीब है 51.61%। और पुरुष जो हैं, पुरुष करीब बैठते हैं 48.39%। इनमें से इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 92% लोग ऐसे हैं जिनकी आय जो है 10,000 रुपया, 10,000 से भी कम है प्रति महीना। प्रति महीना 10,000 रुपया भी ये लोग नहीं कमाते हैं और इनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। इनमें से 86% के पास अब बैंक खाता है। ये जनधन का फायदा ये हुआ कि इनके पास अब बैंक खाता मौजूद है। कुल रजिस्ट्रेशन में 53%, इसमें से 53% जो हैं, 53% वो खेतीहर मजदूर हैं जो किसी के खेत में काम करते हैं। कोई उनको देखने पूछने वाला नहीं था। पहली बार उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। और 5 राज्य जहां पर सबसे तेजी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें चूंकि आबादी ज्यादा है इसलिए थोड़ा अभी वक्त लग रहा है, लेकिन वहां भी रफ्तार पकड़ रहे हैं, और नहीं वो पकड़ रहे हैं तो केंद्र से फोन जाता है जल्दी करिए। अब यह असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जहां के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद चल रही है। जैसे प्रवासी मजदूर हो गए, फेरी वाला, घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर, सब्जी फल बेचने वाला, अखबार देने वाला, डिलीवरी मैन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। 38 करोड़ लोगों के बारे में इस देश को जानकारी ही नहीं थी कि वो कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका डेटा क्या है। यह पहली बार देश में हो रहा है। जब इन सभी का डेटा सरकार के पास होगा, सरकार उसी हिसाब से योजनाएं बनाएगी। कोविड जैसी आपात स्थिति में सरकार के पास जानकारी होगी किस राज्य में कितने मजदूर हैं, वहां के रहने वाले हैं, कहां के जाने वाले हैं, उसको प्लान किया जा सकता है कैसे उनको मदद देनी। अब ये डेटा कलेक्ट क्यों रहा है, क्या पड़ी है नरेंद्र मोदी को इतना डेटा कलेक्ट करने की? कोरोना काल में मजदूरों के पलायन की खबर आपने देखी होगी। हजारों लाखों मजदूर अपने गांव लौट आए थे, रिकॉर्ड नहीं होने के कारण सरकार कोई प्लानिंग नहीं कर पाई। अब मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अब वो इस पर आएंगे और अलग अलग तरीके के उनको फायदे होंगे, और उसमें से कुछ फायदा होना शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूरों को ई श्रम कार्ड मिलेगा, एक कार्ड बनाकर दिया जाएगा, जैसे आपका आधार कार्ड है वैसा उनको ई श्रम कार्ड मिलेगा। कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा जो पूरे देश में वैलिड होगा और जीवन भर के लिए मान्य होगा। कार्ड के जरिए सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। अब जो लोग जैसे रजिस्टर हो गए, जो मजदूर रजिस्टर हो गए, अगर उनकी दुर्घटना में मौत हो गई तो परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। उनका इंश्योरेंस है। जिस रेहड़ी वाली को, पटरी वाले को, फल वाले को, सब्जी वाले को, खेतिहर मजदूर को कोई पूछता नहीं था, आज उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उनकी कोई असमय मौत हो जाए तो परिवार को 2 लाख रुपए का कवर दिया जा रहा है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर विकलांग हो गए पूरी तरीके से तो 2 लाख रुपया, अगर आंशिक विकलांग हुए तो 1 लाख रुपया मिलेगा। जिसको 10,000 रुपए से कम की महीने की कमाई है, ऐसे हादसों के वक्त उसके लिए पैसा, उसके परिवार के लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। पहली बार ई श्रम कार्ड के जरिए लोगों को यह फायदा मिल रहा है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने किसानों का डेटा इकट्ठा किया। जो जमीन है किसानों की, उसकी मैपिंग हो रही है, और यह सारा डेटा जो है वो किसानों का फायदा। 14 करोड़ किसान परिवार दिसंबर तक टारगेट है कि उनको कर लेना। अभी 8 करोड़ किसान हो जाएंगे दिसंबर तक। 5 करोड़ का डेटा रेडी है। अब इन किसानों को फायदा होगा, खेतिहर मजदूरों को फायदा होगा, गरीब लोगों को फायदा होगा, और यह क्रांति से कम नहीं है जो इस देश में हो रहा है। सोचिएगा इस बारे में कि कितना डेटा जो है वो इस देश को बदल देगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार हिस्ट्री की क्लास। और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि हम लगातार आपको मुगल सीरीज बता रहे हैं, तो रिवीजन अच्छी बात होती है। हमने आपको अकबर का चैप्टर बताया था, आपको याद होगा। पिछली क्लास में अकबर की शादियों के बारे में भी बता दिया था कि भाई ने कितनी शादियां कर ली थी। इतिहासकारों के मुताबिक अकबर ने 300 शादियां की। अब आप सिर पीटते रहिए कि हमसे एक शादी नहीं संभल रही है, 300 कैसे कर लिया? वो जमाना था, कर लिया भाई ने, कर लिया। अकबर की 3 प्रमुख बीवियां थी जिनको कई अधिकार मिले थे। जोधाबाई को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ का कहना था कि जोधाबाई अकबर की बीवी थी, वहीं कुछ का यह मानना था कि जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी। अंग्रेज लेखक जेम्स टॉड की किताब में कंफ्यूजन शुरू हुआ था। जेम्स टॉड ने जोधा को अकबर की पत्नी बताया, हालांकि किताब के संपादक ने जोधा को जहांगीर की पत्नी बताया था। अकबर की शादियों के बाद अब उसके विजय अभियान का चैप्टर खोलते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर का दौर मुगल काल का गोल्डन पीरियड था। अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए पहले उत्तर भारत पर ध्यान दिया। उत्तर भारत में अकबर का पहला बड़ा युद्ध पानीपत का था, जिसके बारे में हम आपको पाठशाला में बता चुके हैं। इसके अलावा मालवा के युद्ध के बारे में भी मुगल सीरीज में आपको बताया था। अकबर की निगाहें गुजरात पर थीं, जो उस समय समृद्ध और व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। 1572 में गुजरात सबसे धनवान इलाकों में से एक था। गुजरात उत्तर भारत का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र था। उस समय गुजरात पर मुजफ्फर खान तृतीय का राज था। अकबर ने गुजरात पर हमला करने की योजना बनाई। इस बार सेना का नेतृत्व खुद अकबर कर रहा था।
1.5 महीने में अकबर ने गुजरात के कई इलाकों पर कब्जा कर भी लिया। 26 फरवरी 1573 में सूरत, अहमदाबाद पर मुगलों का कब्जा हो गया। अकबर ने गुजरात को एक प्रांत के तौर पर संगठित किया। अपने करीबी मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का गवर्नर बनाया। मिर्जा अजीज कोका को गवर्नर बनाने के बाद अकबर वापस आगरा लौट आया, लेकिन गुजरात के कुछ इलाके अभी भी मुगलों के अधीन नहीं थे। इन इलाकों में मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। आगरा में अकबर को खबर मिली कि गुजरात में तो विद्रोह चल रहा है, भाई आप लौट आए, वहां ये हो रहा है। इस खबर के बाद अकबर फिर से सेना लेकर गुजरात की तरफ बढ़ा। केवल 10 दिन में अकबर सेना के साथ गुजरात पहुंचा। गुजरात के विद्रोही गुटों के साथ अकबर का युद्ध हुआ। 2 सितंबर 1573 को अकबर ने विद्रोह को कुचल दिया। अब गुजरात पूरी तरह से मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गया। गुजरात के वित्त और राजस्व के लिए अकबर को टोडरमल को लगाया गया। टोडरमल ने गुजरात में नई राजस्व व्यवस्था बनाई, जिसका फायदा मुगल साम्राज्य को आगे चलकर मिला। गुजरात में ही अकबर पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला था। अकबर के इस कैंपेन को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा कि यह इतिहास का सबसे तेज आक्रमण था। गुजरात में ही अकबर ने पहली बार कैम्बे में समुद्र देखा। कैम्बे, जिसे आज खंबात की खाड़ी कहते हैं, वहां पर उसने समुद्र पहली बार देखा। अकबर के गुजरात से लौटने के बाद वहां एक बार फिर से विद्रोह हुआ। इस बार विद्रोह को दबाने के लिए 1584 में अब्दुल रहीम को भेजा गया। बार बार मैं ही जाऊंगा, तुम दबा के आओ। जीत के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दे दी। तो यह अकबर का इतिहास का चैप्टर था। कल बंगाल में क्या हुआ था उस जमाने में, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज पाठशाला खत्म करूं उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की क्लास कैसे लग गई वो दिखाना चाहता हूं। वो टीचर्स के सामने थे। अकेला मैं टीचर थोड़ी हूं पाठशाला में। वो जो पाठशाला, असली पाठशाला चलाते हैं, वो टीचर्स के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे थे। शिक्षक समारोह, सम्मान समारोह चल रहा था। गहलोत साहब ने पूछ लिया कि क्या आप लोगों को ट्रांसफर होने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? सब ने कह दिया देने पड़ते हैं साहब। वीडियो देख लीजिए एक बार। ऑफिस हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। आप बताओ, सही बात है, मुझे नहीं मालूम। सही बात है, मुझे नहीं मालूम। पैसे देने पड़ते हैं क्या? पैसे देने पड़ते हैं क्या? पैसे देने पड़ते हैं क्या? इसलिए कहते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उनको पढ़ाने की मत कोशिश कीजिए। फिर वो पढ़ाएंगे, फिर जनता देखेगी वीडियो, फिर जनता पढ़ा देगी इलेक्शन में। नेताजी हैं, सीखना चाहिए धीरे धीरे। पाठशाला में आज इजाजत दीजिए, कल फिर आऊंगा नई जानकारी, नई खबरें लेकर विस्तार से।